बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वफाकी हुकूमत की तरफ से एक बहुत ही अहम ऐलान किया गया है और ऐलान आया है वजारत दाखिला की तरफ से। वजारत दाखिला ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है, JIT बनाई है, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के अरकान शामिल हैं जो कि ग्रेड 20 के आला अफसरान होंगे। और ये JIT जो है ये तहकीकात करेगी कि सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फ़ैसला जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया, उस फैसले के बाद कुछ जजेस के ख़िलाफ़ कोई सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई जा रही है। तो ये JIT जो है उसकी इंक्वायरी करेगी और सुराग लगाएगी कि इसमें कौन कौन मुलव्वस है, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है। अब ये जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इस पर दो तरह की आरा सामने आ रही हैं। एक राय वो है जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और पाकिस्तान बार काउंसिल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके चेयरमैन, इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हमायत की। और दूसरी जो राय है वो आपने देखी है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत बहुत सी जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और कुछ कानूनी माहिरीन के अलावा लाहौर हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के कुछ ओहदेदार और कुछ और वकला की तंजीमें, उन्होंने भी इस फैसले पे तनकीद की है। तो ये जो फ़ैसला है इसके बारे में बुनियादी तौर पे एक सवाल उठाया जा रहा है कि इसमें कानूनी कमज़ोरी कौन सी है, इसमें आइनी कमज़ोरी कौन सी है। तो इस पर हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि JIT जो बनाई गई है, क्या JIT तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेगी या सिर्फ जो किरदार कुशी की जा रही है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। तो हमारे साथ मौजूद है जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, और फैसल सिद्दीकी साहब माहिर कानून हैं, वो कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सबाहत रिजवी साहबा जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सेक्रेटरी हैं। तो अगर आप सब मुझे इजाज़त दें तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शहजाद शौकत साहब जो हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बारे में जिन इदारों ने और कानूनी माहिरीन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो शहजाद शौकत साहब बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार वो उनसे क्या पूछ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा मुक़्तदर इदारा है और उनका हक़ है कि वो अपनी राय पर कायम रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब फ़ैसले करती है तो उन्होंने फ़ैसले कानून की बुनियाद पर करने होते हैं और फ़ैसला उनका कानूनी तौर पर दुरुस्त है या नहीं, सवाल तो ये है। जहाँ तक आर्टिकल 17 का ताल्लुक़ है, आर्टिकल 17 इज़ सब्जेक्ट टू लॉ, यानी आर्टिकल 17 में जो हुकूक दिए गए हैं वो तमाम कवानीन के ताबे हैं। और एक कानून है इस मुल्क में, इलेक्शंस एक्ट 2017, जो ये कहता है कि इंटर पार्टी इलेक्शंस होंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतअद्दिद नोटिसेस, जो हक़ाइक़ हमारे सामने हैं, नोटिसेस दिए एक पार्टी को और उनको कहा कि आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं। फाइनली उन्होंने जब मजबूर होकर एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए तो वो इलेक्शंस जो हक़ाइक़ सामने हैं उसके मुताबिक वो बिल्कुल एक आई वॉश था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक कानूनी सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार है कि वो किसी भी पार्टी के ऊपर के तादीबी कार्रवाई कर सकती है या नहीं, जबकि वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाते। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने उस सवाल का जवाब दे दिया। अब कानूनी तौर पर इस फैसले में कोई भी इदारा अब तक जितने ये तनकीद कर रहे हैं, कोई ये नहीं बता रहा कि इस फैसले में क्या कानूनी लकूना है। जी फैसल सिद्दीकी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि शहजाद शौकत साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले पे तनकीद की जा रही है, ये बताएं कि इसमें कानूनी या आइनी कमज़ोरी क्या है। आप इस पे कुछ हमें बताएंगे। जी थैंक यू हामिद मीर साहब। देखिए, मैं शहजाद शौकत साहब को जवाब ये दूंगा कि इस फैसले में जो रीज़न्स दी गई हैं, और वो बुनियादी तौर पे 5 रीज़न्स दी गई हैं तहरीक इंसाफ से सिंबल लेने की वजूहात हैं, वो उनमें से कोई ऐसी रीज़न नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, जो इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक है, और जो सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स हैं उनके मुताबिक है।
ये फैसला बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है एंड इट डिफाइज जुडिशियल प्रेसिडेंट। देखिए, इशू ये नहीं है कि सेक्शन 215 सब सेक्शन 5 इलेक्शन एक्ट जो है उसके अंडर इलेक्शन कमीशन जो है किसी को सिंबल डिनाई कर सकती है, नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि किन सर्कमस्टेंसेस में कर सकती है, ये है मेन इशू। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये कहा और सिर्फ ये कहा है कि उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया वो भी गलत अपॉइंट हुए थे और इलेक्शन कमीशन भी गलत अपॉइंट हुआ था पीटीआई का, इसलिए वो इलेक्शन गलत था। सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को देख सकता है कि इंटरनल वर्किंग ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी? मेरी राय ये है कि सेक्शन 209 उसको ये अलाउ नहीं करता। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन की इंटरनल वर्किंग को चैलेंज करते हैं तो आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, ये इलेक्शन कमीशन नहीं देख सकता। अच्छा, देखिए, लेकिन जो बुनियादी मसला है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में वो ये है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको जो शॉक लगता है ऑर्डर पढ़ के वो ये लगता है कि पहली जो रीज़न देते हैं सुप्रीम कोर्ट पैरा 6 ऑफ द ऑर्डर में, वो ये देता है कि भाई ये पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए, इनको तो लाहौर हाई कोर्ट जाना चाहिए था। मतलब एक ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट के सामने था जिससे जमहूरियत की बुनियादें या तो स्ट्रेंथन होती या हिल के रह जाती, और सुप्रीम कोर्ट टेक्निकलिटीज़ में पड़ गया और वो जो टेक्निकल ऑब्जेक्शन भी उठाया गया था वो बिल्कुल गलत था। क्योंकि जब कोई ऑर्डर 2 हाई कोर्ट्स में चैलेंज हो सकता है तो आप किसी भी हाई कोर्ट जा सकते हैं, और उसका तरीक़ेकार या प्रिंसिपल ये है कि उससे पहले जो पिटीशन फाइल हुई होती है, जो पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई ने की थी, लाहौर हाई कोर्ट में उससे पहले की थी, तो जो सेकंड लास्ट पिटीशन होती है वो डिटर्मिन करता है कि आप 2 कोर्ट्स में से किस कोर्ट जाएंगे। तो मैं बाकी 4 रीजंस पे भी रोशनी डाल सकता हूँ, लेकिन मेरी नज़र में ये फैसला एक्चुअली इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है। अच्छा, चलें, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मैं बस आगे चलते हैं जी। हसन रज़ा पाशा साहब, फैसल सिद्दीकी साहब का एक मौक़िफ़ है, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी फाउंडर जो हैं वो आसमा जहांगीर साहब हैं, वो ये कह रहा है जी कि ये जो HRCP को इस फैसले पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और 1988 में बेनज़ीर भुट्टो की पटीशन में फाजल अदालत ने ख़ुद कहा था कि सियासी जमात के बुनियादी हकूक़ में दखल अंदाज़ी शहरियों के हकूक़ में मुदाखलत के मुतरादिफ़ है जिनकी वह नुमाइंदगी करती हैं। और आगे चल के कहा गया कि सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम करने से न सिर्फ वो इंतखाबात में आज़ादाना तरीके से शरीक नहीं हो सकेगी बल्कि उसके वोटर अपने हक़ के रायदही से भी महरूम हो जाएंगे। तो HRCP जो है वो भी इस पर तनकीद कर रही है, फैसल सिद्दीकी साहब भी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, HRCP का एहतराम अपनी जगह पे, उन्होंने बिल्कुल अपने अंदाज में उसको देखा और उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल गलत बात की है, ठीक बात की है। इस जो जजमेंट है इसके 2 पहलू हैं, एक अखलाकी पहलू है और एक कानूनी पहलू है। अखलाकियात के हवाले से देखा जाए तो HRCP की बात ठीक है और आपके पैनलिस्ट सिद्दीकी साहब जो फरमा रहे हैं उनकी बात भी ठीक है जी, ये बिल्कुल। अब कुछ कानूनी एतबार से देखा जाना चाहिए एडमिटेडली, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हेयरिंग के दौरान भी ये सवाल बार बार आया कि लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई, वो डिसाइड हुई, वो डिसमिस हुई विद सेम प्रेयर, PTI ने की। ICA में गए, वो भी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद एक और रिट पिटीशन फाइल की गई जो कि सिंगल बेंच के पास लगी, तो PTI की एप्लीकेशन पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच बना दिया, फुल बेंच जिसको कहते हैं, 5 रुकनी बेंच उनके पास लगे। अब एक में फैसला हो चुका है, एक अभी पेंडिंग है। बाई चॉइस पेशावर हाई कोर्ट में चले गए। पेशावर हाई कोर्ट में उनको रिलीफ मिल गया, एक सिंगल जज साहब ने सेट असाइड कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आर्डर। साथ ही कुछ दिनों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
रिव्यू में चले गए और एक और जज साहब के पास लगा, उन्होंने वो रिव्यू एडमिट कर ली और मामला रेफ़र कर दिया डीबी के पास। इंटरवीनिंग पीरियड में थोड़ी सी फुर्तियाँ भी की ना पीटीआई के दोस्तों ने, सुप्रीम कोर्ट चले गए अगेंस्ट इंटरलोक्यूटरी आर्डर, वहाँ जाके पिटीशन फाइल कर दी। अब उस वक्त भी कई प्रोग्राम्स में हमने ये बात की कि ये उनको नहीं जाना चाहिए था, ये ओवर डूइंग है। अल्टीमेटली क्या हुआ कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट में आपने सिमिलर नेचर की पिटीशन फाइल की है, तो अब हम कैसे सुन सकते हैं। अगली डेट पे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वो विड्रॉ कर ली, फिर गए पेशावर हाई कोर्ट में, उन्होंने एक फ़ैसला उनकी फेवर में दे दिया। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने नज़रअंदाज किया एक बात को कि एक फ़ैसला भी हो चुका है, नंबर 1, नंबर 2 एक पिटीशन लार्जर बेंच में पेंडिंग है, उसकी कंसीलमेंट की पेशावर हाई कोर्ट में फ़ाइल करते हुए। और ये जो रिक्वायरमेंट है लॉ की वो ये है कि आप एक सर्टिफिकेट देते हैं कि इस सिमिलर नेचर की कोई पिटीशन किसी अदालत में ज़ेरे समात नहीं है, अगर है तो आपने रेफरेंस देना होता है। ठीक है, जो कि इन्होंने रेफरेंस नहीं दिया। ठीक है, और इसी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कंसीलमेंट को भी बुनियाद बना के ये फ़ैसला किया। ये तो है इसका कानूनी पहलू। अब बातें हैं कि एक मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट से एक बात करता हूँ, गलत फ़ैसला हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। क्या ऐसा कोई गलत फ़ैसला या अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला आने से उन्होंने अपने हिसाब से ठीक की है, क्या ये राइट एक्रू होता है कि जजेस को ट्रोलिंग करें, उनको गालियाँ दें, ये बात दुरुस्त, सोशल मीडिया पे बिल्कुल इस हद तक चले जाएं कि मैं और आप शायद ऑन एयर प्रोग्राम में एक दूसरे के साथ वो शेयर नहीं कर सकते। हमारा कोई उस फैसले के बज़मरात पॉलिटिकल क्या हैं, वोटर को हक नहीं दिया गया, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, हम सिर्फ इस बात पे अपना एम्फेसिस कर रहे हैं कि ये जो ट्रोलिंग है इसको ख़त्म होना। इस पर ट्रोलिंग पे हम बाद में बात करते हैं। सबाहत रिजवी साहबा ये बताएं कि ये जो हसन रज़ा पाशा साहब कह रहे हैं कि एक लाहौर हाई कोर्ट में एक बेंच पहले बना हुआ था और उस बेंच की अभी हेयरिंग मुकम्मल नहीं हुई थी, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ वाले पेशावर हाई कोर्ट चले गए, तो ये जो कह रहे हैं कि जी कुछ फैक्ट्स को कंसील किया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी मैं नहीं समझती कि इस तरह से कोई कंसीलमेंट है। और वो फैसल सिद्दीकी साहब की बात जो है वो बिल्कुल बजा है कि ये टेक्निकलिटीज़ को लेके इतना इम्पॉर्टेंट केस जो है उसको आप सिर्फ मेरली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटीज़ यू कैन नॉट नॉक आउट समवन ऑफ देयर बेसिक फंडामेंटल राइट्स। लेकिन जो असल क्वेश्चन है इस जजमेंट के अंदर वो इसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना है, और जिसकी बेसिस के ऊपर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने उस पॉलिटिकल प्रोसेस से ही आउट कर दिया। मैं समझती हूँ कि पाशा साहब को और इस बात के ऊपर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ कि हम टेक्निकलिटीज़ के ऊपर डिस्कशन करें, क्योंकि यहाँ पे हम कोई लीगल फॉरम तो है नहीं कि तो हम कहें कि इसकी कॉम्पिटेंसी क्या है। असल बात तो ये है उस डिसीजन के रिपरकशंस क्या हैं, वो कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है सारे प्रोसेस को, लोगों को, उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स को। आई थिंक दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेयर टेक्निकलिटीज़, जिस तरह सिद्दीकी साहब ने भी इस बात को कहा है। तो आपके ख्याल में ये फ़ैसला जो है इससे जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उस पर ज़द पड़ी है? जी देखिए, बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से मशरूत है। सो मैं समझती हूँ कि ये फ़ैसला बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गैर आइनी है। स्पेशली बेनज़ीर भुट्टो केस में बड़ा 11 मेंबर्स बेंच ने बड़ा कैटेगोरिकली इसी पॉइंट के ऊपर वर्डिक्ट दे दिया, और वो उस वक्त 3B जो था इट इज़ वर्बैटम टू आर्टिकल 17 नाउ। सो उसके अंदर सारी बातें लॉ ले डाउन कर दिया गया कि किस तरह जब फंडामेंटल राइट्स की बात है तो कोर्ट्स को क्या क्राइटेरिया ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। सो वही क्राइटेरिया अब लाए करता था, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेयरली ऑन आ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप उस प्रोसेस से आउट नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे किया गया। 215 सेक्शन इलेक्शन का जो है, इलेक्शन एक्ट का, उसको अमेंड किया गया, और जिस तरह उसमें अमेंडमेंट की गई वो भी हम जानते हैं कि किस तरह जो यानी PDM की गवर्नमेंट थी उन्होंने 7 अगस्त को उसमें अमेंडमेंट की,
और 14 अगस्त को इंटरिम सेटअप बनता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ब्रेक लेता हूँ जी, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। अच्छा फैसल सिद्दीकी साहब, अब आप ये बताएं कि ये जो बात हो रही है, जो हसन रज़ा पाशा साहब ने भी कही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तनकीद तो की जा सकती है लेकिन जजेस की ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, और इस पर वफाकी वजारत दाखिला ने आज एक JIT भी बना दिया। तो आपके ख्याल में JIT सही बनाई गई है? जो लोग जजेस की ट्रोलिंग कर रहे हैं और अब्यूज़ कर रहे हैं, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई वाकई होनी चाहिए? देखिए, इन प्रिंसिपल तो इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता कि किसी की भी ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और उस पर कानून के मुताबिक एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इस वक्त क्यों हो रहा है, और मेरी नज़र में मुझे कोई शक नहीं है कि ये इस वक्त इसलिए हो रहा है कि जो लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं उनकी आड़ में इस जजमेंट की हर किस्म की डिसेंट को और क्रिटिक को रोका जाए। अच्छा, ये एक अटेम्प्ट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है टू क्रिटिक एनी जजमेंट विच हैज़ बीन डिलीवर्ड, उसको कंट्रोल किया जाए और उसको सप्रेस किया जाए। और यूं ही होता है, एक बहाना बनाया जाता है कि जी हम तो क्रिमिनल एक्टिविटी और इलीगल एक्टिविटी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, और उसी बहाने से सारी डिसेंट को सप्रेस किया जाता है। लेकिन अगर 1 मिनट आप मुझे दीजिए जी, तो मैं ज़रा जो पाशा साहब ने बात की उसको उस पर एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा जी। देखिए, जो लोग इस जजमेंट की क्रिटिक कर रहे हैं उनको गलत लेबल किया जा रहा है कि वो कोई मॉरल क्रिटिक कर रहे हैं, या वो कोई इमोशनल क्रिटिक कर रहे हैं, या वो कोई पॉलिटिकल क्रिटिक कर रहे हैं। हम इन तीनों में से कोई क्रिटिक नहीं कर रहे हैं, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्रिटिक कर रहे हैं। पाशा साहब ने जो बताया है पिटिशंस का, ये फैक्ट्स बिल्कुल इस तरह नहीं है, और अगर वक्त होता तो मैं एक्सप्लेन कर देता, लेकिन मैं और बुनियादी बात करना चाहता हूँ जी। देखिए, जस्टिस मुनीर से पूछा गया 1970 में उनके मौलवी तमीज़ुद्दीन के फैसले के बारे में कि आपने क्यों मौलवी तमीज़ुद्दीन की पिटिशन जो है वो डिसमिस की और फेडरल गवर्नमेंट की अपील अलाउ की। तो उन्होंने जवाब उसका ये दिया कि जी मैंने तो नहीं कहा कि गवर्नर जनरल की डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली ठीक थी और मौलवी तमीज़ुद्दीन जो कह रहे थे वो गलत था। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि जो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब ने पिटिशन फाइल की थी, वो जिस कानून के अंडर फाइल की थी उसको असेंट नहीं मिला था गवर्नर जनरल का, इसलिए वो पिटिशन इनकॉम्पिटेंट थी। तो देखिए, इस मुल्क में पिछले 70 साल से जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को नुकसान इसी तरह पहुंचा है कि ये हाइपर टेक्निकल ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं जुरिस्डिक्शन के हवाले से, मेंटेनेबिलिटी के हवाले से, जो इस केस में बिल्कुल गलत है, और फिर उससे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डेमोक्रेसी की बुनियादें हिला दी जाती हैं जो इस जजमेंट ने हिला दी हैं। देखिए, जिस तरह सबात ने कहा, बहुत कमाल की बात की कि जो 89 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हामिद साहब, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है सिंबल्स के बारे में। वो कहता है सिंबल्स आर द सोल ऑफ एन इलेक्शन। ये रूह है एक इलेक्शन की, अगर आप सिंबल्स को निकाल दें तो आप रूह निकाल देते हैं। कोई जमहूरियत नहीं हो सकती इलेक्शन के बगैर, कोई इलेक्शन नहीं हो सकता पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर, और पॉलिटिकल पार्टीज की पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती इलेक्शंस में सिंबल्स के बगैर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, ये इमोशनल, मॉरल, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स नहीं हैं, और ये जजमेंट अपनी रीजनिंग में इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को वायलेट करती है। तो ये प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, लेकिन फैसल साहब, ये भी तो एक जजमेंट की, फैसल साहब, ये भी तो एक आर्गूमेंट दी जा रही है कि आज अगर इस जजमेंट का नुकसान जो है वो तहरीक इंसाफ को हुआ है, तो आने वाले वक्त में ये जजमेंट एक चेक एंड बैलेंस का किरदार अदा करेगी, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एक आई वॉश किस्म का इलेक्शन करवाती हैं, सारे उनके ऑफिस बेरर्स अनअपोज्ड हो जाते हैं, तो आइंदा से वो ऐसा नहीं कर सकेंगी और अल्टीमेटली इसका जमहूरियत को फ़ायदा होगा। देखिए, ये बहुत डेंजरस आर्ग्यूमेंट है हामिद मीर साहब, इसलिए क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का फ्यूचर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को पाकिस्तान में दे रहे हैं, द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी जो कारकर्दगी है पिछले 2-3 साल में
इट इज़ एनीथिंग बट इनकॉम्पिटेंट। उनसे 2022 में पूछा गया ड्यूरिंग द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कि आप इलेक्शन करवा सकते हैं, उन्होंने कहा हम नहीं करवा सकते। वो लोकल बॉडी के इलेक्शन वक्त पे नहीं करवा पाए। वो 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया नहीं इलेक्शन कर पाए। अब आप पॉलिटिकल पार्टीज को भी इन लोगों के हवाले कर देंगे। देखिए, अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे, आई थिंक देयर आर अबाउट 167 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो एक इलेक्शन कमीशन है जिसको नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और लोकल बॉडी के इलेक्शन करवाने में इतनी मुसीबत होती है, ये रेगुलेट करेगा 167 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को? और इसीलिए आमिर मीर साहब 2009 ये इन्विजिज नहीं करता कि इलेक्शन कमीशन ये चेक कर सकता है कि पार्टीज में इलेक्शन दुरुस्त हुए या नहीं। ये सिविल कोर्ट का काम है। अच्छा, ये आप पहले भी कानूनी तौर पे उनको अथॉरिटी दी नहीं गई। अच्छा, अब हसन रज़ा पाशा साहब, मेरा एक सवाल ये है कि आप फैसल सिद्दीकी साहब का भी जवाब दें, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने पिछले साल इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो गई, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डिज़ोल्व हो गई, 90 दिन में इलेक्शन करवाओ, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सका, और पीटीआई को कहता है कि आपने मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन नहीं करवाया, आपका जो इलेक्शन सिंबल है वो हम कैंसिल कर रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन जो खुद इलेक्शन नहीं करवाता सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, वो पॉलिटिकल पार्टीज से कैसे सिंबल ले सकता है? बिल्कुल, मैं सिद्दीकी साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के 2 साल की कारकर्दगी की बात की है। मेरा ख्याल है कि अगर जब से 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनना है उसके बाद से अब तक किसी इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को ज़रा स्क्रूटनाइज कर लें कि कहाँ उन्होंने क्या क्या किया है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इलेक्शन कमीशन इनकॉम्पिटेंट हर दौर में रहा है, और हर दौर में उन्होंने ऐसा काम किया है कि हर इलेक्शन के बाद क्या खोया और क्या पाया, यही तकरार रहती है, और इलेक्शन कमीशन साइड पे होके बैठ जाता है और तमाशा देखता है। ये अपनी जगह पे ये मौजूद है, ये डेफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन, जिसको मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाली जो पार्लिमान है उसको रिविज़िट करना पड़ेगा, इसके इख्तियारात के हवाले से भी और इसकी फंक्शनिंग के भी हवाले से। क्योंकि अगर एज़ इट इज़ चलता रहा तो किसी भी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस है वो सामने नहीं आएगी, और इंडिपेंडेंस का मसला बहरहाल हर दौर में, हर इलेक्शन में पाकिस्तान की आवाम को फेस करना पड़ा है। अच्छा, फैसल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं जी ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बल्ले का निशान वापस लेने का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए, मैं थोड़ा सा इनकी इस बात को इख्तलाफ करूँगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस हवाले से कह रहे हैं? आर्टिकल 17 के हवाले से। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल 17 में बिल्कुल है और उसके हम भी दाई हैं, लेकिन आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू लॉ, और सब्जेक्ट टू लॉ में हर चीज़, हर लॉ आ जाता है। अगर एंटी टेररिज्म एक्ट आ सकता है तो इलेक्शन एक्ट 2017 भी आ सकता है, ये भी लॉ है। सबऑर्डिनेट लॉ बिल्कुल ज़रूर है, और सेक्शन 215 सब क्लास 5 अवेलेबल देयर एग्जिस्ट कर रही है। काश के पीटीआई के दोस्तों ने उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को चैलेंज किया होता, उसकी आईनी जो प्रोविजन है उसको चैलेंज किया होता कि क्या ये रह सकती है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसकी वायरस को जब चैलेंज करते और फिर कोई वर्डिक्ट आता कि यस सेक्शन 215 सब क्लास 5 अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स है, लिहाजा इसको स्ट्राइक डाउन करते हैं, जिस तरह के बाकी भी कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट के वर्डिक्ट्स आए हुए हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इस पिटीशन में भी उन्होंने चैलेंज नहीं किया था। शायद इस पिटीशन में अगर चैलेंज होते तो इस जो जजमेंट है इसमें फिर उस नज़र से देखा जाता। अच्छा, अब एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सबाद रिजवी साहब जो है वो हमारे साथ नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम है जी, मैं इस पर माजरत खवाऊँ। लेकिन सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रिजवान शबीर कियानी साहब
वो इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में क्या कह रहे हैं, ज़रा सुने पाशा साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की भी कल की प्रेस रिलीज थी, हमने भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और हमने बड़ा सीरियसली इस बात को नोटिस लिया है कि आप जिस तरह जानबूझ के एक एजेंडे के तहत एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात अपने आप को क्लेम करती है, आप उसको ये मौका ही नहीं दे रहे कि आप वो अवाम में जाके अपने मंशूर के साथ अवाम में अपने आप को प्रेजेंट कर सके और लोग ये फैसला करें कि उन्होंने किसके साथ चलना है और किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ उन्होंने अपनी हमायत का ऐलान करना है और किसको वो अपना नुमाइंदा और अपना हुक्मरान देखना चाह रहे हैं। और अगर इस तरह करेंगे तो ये बड़ी ज़्यादती है और ये बड़े सीरियस इम्पैक्ट्स आएंगे इसके। वही बात है जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कही गई है। इस पर मज़ीद बात करते हैं वक्फे के बाद और कोशिश करते हैं इस वक्फे में सबाहत रिजवी साहिबा जो हैं वो दोबारा हमें ज्वाइन कर लें। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। अच्छा, सबाहत रिजवी साहबा जो हैं वो दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं। सबाहत रिजवी साहबा, ये बताएं कि एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे मौजूद है और जिन उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किए हैं, ख्वाह उनके निशान मुख्तलिफ हैं, क्या वो अपनी पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे तहरीक इंसाफ अभी तक रजिस्टर्ड पार्टियों की फहरिस्त में शामिल है। तो अगर इस पार्टी के जो टिकट होल्डर्स हैं वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो कल को क्या वो इस पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद होंगे या नहीं? तो ये देखिए, ये बड़ा समझिए आप बारीक क्वेश्चन है जिसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर मुझे अब मौका मिल गया, मैं सिर्फ मुझे थोड़ी सी क्विकली बताने दें कि जो सेक्शन 215 जिसकी बात हो रही है और जिसको उस जजमेंट के अंदर भी रेफर किया गया, उसमें पीडीएम की गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कराई मिलिशियसली 7 अगस्त को, जबकि 14 अगस्त को इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसने आना था। मतलब एक हफ्ते पहले वो उसके अंदर अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये अगस्त से पीडीएम की गवर्नमेंट से ये प्लान शुरू हो गया था जिसको अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाके एग्जीक्यूट किया गया और एक यानी पॉलिटिकल पार्टी को आउट किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन तो ये नहीं उस तरह से बड़ा क्लियर है, जो आर्टिकल 17 की ये बात कर रहे हैं उसके अंदर तो बात ही और है कि अगर मुल्क की सॉवरेनिटी को या इंटेग्रिटी का कोई क्वेश्चन है तो फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रोक सकते हैं, सिर्फ सिंबल की बेसिस पे यू कैन नॉट आउस्ट समवन। और इसलिए मैं समझती हूँ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो बात कर रहे हैं वो मिलिशियसली ऐड की गई क्योंकि इन्होंने सब्सिक्वेंटली यही करना था। दूसरी बात ये आपकी कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो क्या करेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टी से एक सिंबल वापस ले लिया तो इलेक्शन एक्ट बड़ा क्लियर है कि किसी भी पार्टी का एग्जिस्टेंस जो है उसके उस सिंबल से मशरूत है। तो वर्चुअली दे हैव डिसॉल्व्ड पीटीआई। सो इस इलेक्शन के अंदर इस इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी और लेजिटिमेसी फिर अब आपके सामने है। जब दे हैव वर्चुअली डिसॉल्व्ड पीटीआई थ्रू दैट अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट, तो उसके बाद पीटीआई का वजूद सिर्फ पेपर्स में रह जाएगा। तो वो मेरा ख्याल है कि आज़ाद उम्मीदवारों को जीतने के बाद कोई और फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी, वो इस पार्टी को एज अ पीटीआई शायद ज्वाइन ना कर सकें। जी पाशा साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि सलमान अकरम राय साहब कह रहे हैं जी कि अगर पीटीआई ने हमें टिकट जारी किया तो हम पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। बिल्कुल, मैं मोहतरमा सबाहत साहबा की दोनों बातों से इख्तलाफ करूँगा। सेक्शन 215 सब क्लास 5 मेरे ख्याल में ये अगस्त वाली अमेंडमेंट में नहीं आई। अच्छा। वो और अमेंडमेंट थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये पहले की है। ठीक है। और अगर फर्ज कर ले कोई आई भी है तो इसको चैलेंज नहीं किया गया, इंटैक्ट है। ये 215 की जो सब क्लास 5 है ये कह रही है इफ अ पॉलिटिकल पार्टी और पार्टीज टू हुम शो कॉज नोटिस हैज बीन इशूड अंडर सबसेक्शन 4 फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 209 or section 210, the commission may, after affording it or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol। मैं वही कह रहा हूँ, ये इस अमेंडमेंट में जो अगस्त वाली अमेंडमेंट है उसमें ये नहीं अमेंडमेंट। अच्छा, चलें, ये पहले से आ रही है। दूसरी बात क्या
दूसरी बात जो है मेरा ख्याल से है नहीं आ रही है, 7 अगस्त में आई है, जो कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में ही आई है। अच्छा, पता है कि उस दौर के अंदर जैसे प्लेथरा ऑफ लॉज जो है वो जिस तरह से लेके आए गए थे, चले जरा पहले पाशा साहब की बात सुन लें, तो ये उसी का एक हिस्सा है। और दूसरी बात जो है मेरा ख्याल है कि जो सलमान अकरम राजा साहब की जो बात है उसमें वज़न है। वो अगर इलेक्ट होते हैं तो वो पीटीआई में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तक पार्टी की रजिस्ट्रेशन ख़त्म नहीं हुई और उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म करने के लिए कोई रेफरेंस होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार है कि वो पार्टी को ख़त्म करे। पार्टी इस तरह ख़त्म नहीं होती, टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पे आप पूरी पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकते। तो पार्टी में जीतने के बाद आज़ाद अरकान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं विद इन 2 और 3 डेज, मेरा ख्याल है को टाइम दिया गया। ठीक है। अच्छा, उसमें फैसल सिद्दीकी साहब, हारून रशीद साहब जो हैं वो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, उनका सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हवाले से क्या कहना, जरा वो सुन लें। ये तो हम भी चाहते हैं कि जो पार्टी जमहूरी पार्टी है उसका सिंबल का निशान होना चाहिए, लेकिन हर जमहूरी पार्टी को, हर सियासी पार्टी को अपने आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए जो पार्टी के अंदर होता है। अगर नहीं होता तो ला मौजूद है, फिर उसी ला के मुताबिक एक्शन हुआ है ना। अच्छा, ये फैसल साहब आप कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और हारून रशीद साहब भी एक बड़ी रिस्पेक्टेबल लॉयर्स की बॉडी है, उसके वो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल, वो कह रहे हैं जी कि जो भी हुआ है वो कानून के मुताबिक हुआ है। जी, पहले मैं ज़रा सा क्लैरिफाई कर दूं कि इस फैसले की इम्प्लिकेशंस क्या है। जी देखिए, पहली इम्प्लिकेशन पीटीआई की इसके ये है कि ऑफ कोर्स वो डिप्राइव्ड हो जाएंगे रिजर्व सीट से, ठीक है, जो औरतों और माइनॉरिटीज़ की है। जो दूसरी इम्प्लिकेशन है वो ये है कि पीटीआई एज अ पार्टी विल नॉट फाइट द इलेक्शन बिकॉज देयर इज़ नो कॉमन सिंबल। तो ये कहना कि पीटीआई एज अ पार्टी विल फाइट द इलेक्शन, ये गलत बात है। दीज आर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। अच्छा, एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 6, हर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को विद इन 3 days ऑफ इट्स नोटिफिकेशन एज ए इलेक्टेड मेंबर कोई पार्टी ज्वाइन करनी होती है। अब देखिए, जब वो 3 दिनों में, फिर आप देखिएगा कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, क्या आप पिछले साल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भूल जाएंगे। जो तीसरी बात है वो ये है कि देखिए, अगर फर्ज करें वो पीटीआई हामिद साहब ज्वाइन भी कर लेते हैं विद इन 3 days, पीटीआई 63A की डिफेक्शन क्लॉज को इन्फोर्स किस तरह करवाएगा? पीटीआई का तो कोई पार्टी हेड ही नहीं है। 63A के लिए पार्टी हेड की जरूरत है। जो एसीपी का फैसला है उसने सिर्फ सिंबल नहीं लिया है, उसने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया एज इलीगल। तो ये जो गौर साहब है, ये तो चेयरमैन भी नहीं रहे। अच्छा। इसकी ये ग्रेव इम्प्लीकेशन है। दिस इज एन अटेम्प्ट नॉट ओनली टू रिग द इलेक्शन बट टू बेसिकली कि एक पार्टी को पैरालाइज कर दिया जाए। दैट इज वाई सच ए ग्रेव वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब अगर आप मैं आता हूं जो जी, अगर एक मुझे थोड़ा सा आप टाइम दे दें तो मैं पाशा साहब से पूछ लूं कि जो फैसल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, क्या इसकी रोशनी में ये सवाल नहीं बनता कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है पीटीआई से उसका सिंबल लिया गया, इससे इलेक्शन के बाद हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और जो इंडिपेंडेंट के तौर पे जो कैंडिडेट जीतेंगे तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में एक रेस शुरू हो जाएगी कि इन इंडिपेंडेंट्स को कौन पहले किडनैप करता है या हाईजैक करता है। मीर साहब, पाकिस्तान के मारूजी हालात अगर देखे जाएं तो इसमें कोई बईद नहीं है जो आप फरमा रहे हैं। अच्छा तो इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पे नहीं आएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में फिर वही कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला अगर करना है या किसी भी अदालत ने करना होता है तो वो फाइल के अंदर रहते हुए जो कुछ फाइल में उसके मुताबिक करना होता है। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, अब कुछ दोस्त अगर मेरे किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक हैं तो यकीनन उनका जाविया नज़र वही होगा जो उस पार्टी का होगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर एक गैर जानबदार हैसियत में एक बैठ के एक बात कर रहा हूँ तो मेरा कोई पॉलिटिकल ना तो मोटिव है ना ही पॉलिटिकल मोटिवेशन है मेरा। तो मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ के तौर पे और बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल ये समझ रहा हूँ कि इस तरह कोर्ट्स को मलाइन करना और जिस अंदाज में ट्रोल किया जा रहा है, हम तो वो लेकर आए हैं। अब हमारे ज़िम्मे ये डाला जा रहा है, हमने एक दफ़ा
प्रेस रिलीज जारी की जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की, सबसे ज़्यादा पीटीआई ने मुखालफत की कि हम इलेक्शन को मुलतवी कराना चाहते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तो अगर पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार इसको सपोर्ट कर रही है तो लाहौर हाई कोर्ट बार की सेक्रेटरी हैं इसबात रिजवी साहबा, वो इस पर तनकीद कर रही हैं। उनका अपना एक एंगल है देखने का। मुंतखब होने के बाद वो जमान पार्क भी गई थी और गले में वो भी डाला था हमने, और अच्छा देखा था। चलो इस बात रिजवी साहबा, ये आपने गले में कुछ डाला था या नहीं डाला था, लेकिन ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मजबूर करेगी कि वो पार्टी के अंदर एक जेन्युइन इलेक्शन करवाएं? देखिए बात यह है कि जो पहले मैं हसन रज़ा पाशा साहब की बात का थोड़ा सा जवाब दे दूं, चूँकि उन्होंने मुझे डायरेक्टली कमेंट किया है, तो मैं उनको बता दूं कि हमारे जो वकीलों के इलेक्शन है ये भी लड़के आए हुए हैं, इनको पता है कि वहाँ पे पार्टीज़ नहीं होती। अगर मैं ज़मान पार्क गई हूँ तो फिर इनको ये भी याद होना चाहिए कि मैं बिलावल हाउस भी गई हूँ, तो इसलिए पार्टी से हट के बात कर रही हूँ। मैंने आपका बैज लगाया था लाहौर में। प्लीज़ पाशा साहब आप सुन लें, मैंने आपका बैज लगाया था सबात जी, मैंने आपकी सपोर्ट की है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। आई एम योर बैजर। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये हम इस वक्त हम लीगल डिबेट कर रहे हैं कि आया वो फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं और उसकी क्या फ्यूचर इम्प्लिकेशंस होंगी। ये बात सिद्दीकी साहब की बड़ी वजह है कि ये बड़ा ख़तरनाक फैसला साबित होगा। मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बाउंड है बेनज़ीर भुट्टो केस की, जो इसी पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर फैसला है और बड़ा डिटेल्ड है। 11 मेंबर्स बेंच था वो, और दिस वाज अ 3 मेंबर्स बेंच। सो सुप्रीम कोर्ट बाउंड है उस फैसले की जिसमें एक क्राइटेरिया और यार्ड स्टिक तय कर दी गई सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन को किस तरह से फॉलो करना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैसे उनके फंडामेंटल राइट्स देने हैं, इलेक्शंस के अंदर कैसे उनको डिप्राइव नहीं करना। सो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट, मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट भुट्टो साहब के रेफरेंस को ओपन करके अपनी माजी की गलतियां दुरुस्त करना चाह रही है, और दूसरी तरफ गलती पे गलती करके जो आगे प्रोसेस है जो हम नज़र आ रहा है कि ये मुल्क इस वक्त किस पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहा है, और उसमें यानी क्रॉनी बनने की ज़रूरत नहीं थी, इस तरह के कंट्रोवर्शियल डिसीजंस देने की ज़रूरत नहीं थी। जब हम डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं और एक लेजिटिमेट इलेक्शन चाहते थे, तो मैं समझती हूँ कि इसको इस तरह से देखना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है या लीगल बात है जो हम कर रहे हैं, किसी भी पार्टी के मुफाद से हट के ये बात हो रही है। अच्छा, अब फैसल सिद्दीकी साहब आखिर में ये बताएं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेंट किया है, लतीफ़ खोसा साहब उनके पास फिर गए थे, तो वो कहते हैं जी कि आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे तनकीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप रिलीफ मांगने भी हमारे पास आ जाते हैं, तो ये क्या एक वैलिड क्वेश्चन नहीं है कि पीटीआई एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से नाराज है, दूसरी तरफ बार बार उसी से रिलीफ भी मांगती है? नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वी हैव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। ही इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी एंड ही इज अ मैन जो प्रूवन इंडिपेंडेंस है। हमारा ये कहना नहीं है कि ये चीफ जस्टिस साहब रातों रात जो है कोई बुरे इंसान बन गए। हमारा ये कहना है उन्होंने एक गलत फैसला किया। हम चीफ जस्टिस साहब को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम उस फैसले को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और हम उन्हीं के पास जाएंगे और उन्हीं से इल्तिजा करेंगे कि आप ये फैसले ऐसे फैसले ना करें और ये फैसला भी वापस रहे, अदरवाइज इस मुल्क में ना कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, फैसला वापस कैसे होगा? यानी कि इस पे रिव्यू पिटीशन फाइल होगी तो वापस होगा ना? मेरे ख्याल में रिव्यू करनी चाहिए और उस पर लार्जर बेंच बनना चाहिए। और देखिए, एज ए स्टूडेंट ऑफ जुडिशल हिस्ट्री मैं समझता ये हूँ कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में इस साल वापस नहीं होता फैसला, तो आप देखेंगे ये आइंदा कुछ सालों में वापस हो जाएगा, इसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर देगा। ये इतना गलत फैसला है, इतना गलत फैसला है। इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि एक वो वक्त था जब ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी का सिंबल लेने की कोशिश की थी, और अब 2023 में सुप्रीम कोर्ट उसी एक्शन को इंडोर्स कर रहा है। ये एक ट्रैजिक चीज़ है। अच्छा पाशा साहब, ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने कुछ माजी के फैसले वापस ले रही है, तो सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कुछ अरसे के बाद ये फैसला भी वापस हो जाएगा,
तो अगर ये फैसला वापस हो गया तो फिर उस वक्त काजी साहब तो नहीं होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो फिर बात ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया परवेज़ मुशर्रफ केस में, भुट्टो, उसमें वकार सेठ साहब का जजमेंट अपहेल्ड हुई। ठीक, तारीख एक बना गए कि डिक्टेटर को सज़ा भी हो सकती है, जिसने आइन को रिजर्व किया उसको सजा हो सकती है। लेकिन इसमें एक मैं तो उस फैसले को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उसमें तो कोई पीछे आए नहीं उस फैसले को डिफेंड करने के लिए, ना मुशर्रफ साहब के घर वाले आए, ना वो लोग आए जो उनको सैयद परवेज मुशर्रफ कहते थे। सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है। लाइकवाइज भुट्टो के फैसला आने से भुट्टो वापस नहीं आएगा जी, लेकिन एक हिस्ट्री क्रिएट होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर जो एक दाग लगा था जुडिशियल मर्डर के हवाले से वो खत्म हो गया। तो देखिए हिस्ट्री क्रिएट, लेकिन फैसल सदीकी साहब कह रहे हैं कि आपने इस फैसले के जरिए तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल मर्डर कर दिया। फैसल सदीकी साहब जो फरमा रहे हैं, जिस अंदाज में रिव्यू की वो बात कर रहे हैं, डेट इज द प्रॉपर वे। अच्छा, लेकिन जिस अंदाज में ट्रोलिंग की जा रही है, गालियां दी जा रही हैं, डेट इज इम्प्रॉपर वे, जिसको हम कभी सपोर्ट नहीं करते। तो बाकी जो एकेडमिक डिस्कशन है वो जारी रहनी चाहिए, ये बड़ी पॉजिटिव साइन होती है, इसमें कोई। अच्छा, सबात रिजवी साहब, आप एग्री करती हैं कि एकेडमिक डिस्कशन होनी चाहिए, रिव्यू पिटीशन फाइल होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, लेकिन जजेस की ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, उनकी किरदार कुशी की मुहिम नहीं चलानी चाहिए? जी, मैं इस बात से तो मैं एग्री करती हूँ कि ये एकेडमिक डिस्कशन है, लेकिन इसको देखने का पर्सपेक्टिव जो है ना वो बड़ा डिफरेंट है। यानी आप उसको तनकीद को या उस जजमेंट के ऊपर जो हम तनकीद कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, उसको आप किस तरह से ले रहे हैं। यानी वो हो सकता है कि हसन रजा पाशा साहब के लिए वो ट्रोलिंग हो, जिसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बेसिस के ऊपर हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टूडेंट के तौर पर मैं तनकीद जो है वो ये जो जजमेंट होती है ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है और इस पे तनकीद की जानी चाहिए, होती भी है और इस पे कोई कदगन भी नहीं है। मुझे सिर्फ इस चीज़ का है कि आप जजेस का नाम लेके गालियां जब दी जाती हैं उस पे एतराज़ है, बाकी जजमेंट इज ओपन फॉर ऑल। आप हर किस्म की तनकीद कर सकते हैं, किसी को भी दी जाएंगी गालियां, जर्नलिस्ट को भी दी जाएंगी तो वो गलत है। ट्रोलिंग उनकी भी की जाए, वकीलों की की जाए, बिल्कुल ठीक है, लीडर्स की जाए, गलत है ना। इस पे इत्तेफाक है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे JIT सिर्फ जजेस की हद तक बनानी, जुडिशरी हद तक बनानी, इस पे मुझे इख्तिलाफ है। अगर ट्रोलिंग के लिए आप JIT बनाना चाह रहे हैं, फिर हर शख्स को ये उसका राइट है, दैट स्टेट हैज टू प्रोटेक्ट हिम। आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। सबात रिजवी साहबा, फैसल सदीकी साहब और हसन रजा पाशा साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अल्लाह हाफिज।